जैसे शाम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं हर चैप्टर से जिसको हमें जरूर सीखना है। देखिए अकाउंटेंसी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं बेटा जो आपको जरूर करने चाहिए। तो मैं एक एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो आपको बिल्कुल करने हैं। उनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 गेन करने हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, दैट इज फंडामेंटल्स। ठीक, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो बनता है अपना पास्ट एडजस्टमेंट। जो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा कभी हुआ ही नहीं कि आपके एग्जाम में ना आया हो, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो इसका कोई भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा जो आपको ना आता हो। ये 100% आएगा, हमेशा आता है और इस बार भी डेफिनेटली आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है बेटा आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी दो या तीन केस है बेटा। ठीक है, लॉस के केस वाले क्वेश्चंस कर लेना कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम कैसे गारंटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें कैसे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है तो कैसे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डेफिशिएंसी बोन की जाएगी पार्टनर्स के साथ। ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस। ठीक है, खासकर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपका शायद 47 क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवाल में। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर कर देने हैं जिसमें कि पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, उसके बाद प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा वो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली किया है। ठीक है, प्रॉफिट का पहला पार्ट कैपिटल रेशो में, फिर ठीक है कुछ एक स्पेसिफिक रेशो दे रखे हैं उसमें, और उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वली होता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो भी इसमें से जो एमसीक्यू है डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन बनता है बेटा। आपको ध्यान रखना है कि भाई 6% दे रखा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, 6% पर एनम दे रखा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, डेट दे रखी है तो कैसे करते हैं, और अगर डेट ना दे रखी हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। फिर इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत इंपॉर्टेंट जरूर आएगा इसमें से भी एमसीक्यूज में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कौन से बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 की, नाम है गुडविल नीड एंड वैल्यूएशंस। जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा इसमें जो दो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रखना है विद एडजस्टमेंट आएगा। विद एडजस्टमेंट वाला ही, सिंपल वाले के चांसेस कम होते हैं। तो आपको जो विद एडजस्टमेंट होता है कि अगर मान लीजिए लॉस बाय फायर है या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो इस तरीके से आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर कैसे उसकी हेल्प से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में भी बेटा 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है मिसिंग वैल्यू है, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, गुडविल आपको दे रखी होती है थ्रू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वैसे ही मिसिंग वैल्यू निकालना है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालना है। ठीक है, और कैसे निकालना है आपको इस क्वेश्चन में भी गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। इसके अलावा गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आ सकती है, बट उसमें भी आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होगी, पहले वो एडजस्टमेंट करके ठीक है फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर सुपर प्रॉफिट निकालना और फिर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें थ्योरी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, यानी गुडविल कब कब हम वैल्यूड करते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किन किन कंडीशन में किन किन सर्कमस्टेंसेस में गुडविल वैल्यूड की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पहले 2 चैप्टर। बात करते हैं 3rd चैप्टर की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर।
ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी होती है बेटा, जिसमें कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं तो क्वेश्चन में आपको कुछ बैलेंस दे रखे होते हैं बेटा रिगार्डिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस से रिगार्डिंग। ठीक है, वहां पे उन तीनों को एडजस्ट करने के लिए आपको एक ही जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद बात करें तो इसी में एक और इंपॉर्टेंट है बेटा वो है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये 4 मार्क्स का आएगा। अब इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती बेटी, बिल्कुल ये वैसे ही बनता है जैसे आपका रिटायरमेंट के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे आपने ये टॉपिक किया होगा कि रिटायरमेंट किया है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेटा केवल 2 टॉपिक कर दो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। 2 टॉपिक कौन से है, पहला हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स में हो सकता है एमसीक्यू के थ्रू पूछ ले या फिर 3 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हिडन गुडविल का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सारी चीजें आप ऑलरेडी करते हो। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी वहां पे करोगे बेटा, रिवैल्यूएशन वहां बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां बनेगा और बैलेंस शीट भी वहां बनेगी। एक चीज आपको एक्स्ट्रा ही करनी है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो 2 टॉपिक आप कर लें। ठीक है, ये 2 टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इन द सेम मैनर बेटा बात करें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें भी हिडन गुडविल बेटा 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। हिडन गुडविल ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज में, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए विद जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अगर केवल गुडविल कैलकुलेट कराते हैं, हिडन गुडविल चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट में हो तो 1 मार्क्स में आएगा, विद जर्नल एंट्री बात करेंगे तो 3 मार्क्स में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है बेटा, तो आपको पूरे 3 मार्क्स गेन करने हैं। फिर वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको ये कर लेना है, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है तो 6 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो पूरी का पूरा चैप्टर इसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है, आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक, कुछ क्वेश्चंस में बेटा कुछ क्वेश्चन पेपर में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पूछा गया है, तो इसको भी आपको करके देखना है। हालांकि एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो ये 3 टॉपिक बेटा आपके रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में भी 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स फॉर करंट ईयर। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे करंट ईयर का, वो आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। ठीक है, दूसरा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं बेटा, कैसे वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, और क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स आते हैं वो सब आपको आना चाहिए। और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स में डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, 90% 4 मार्क्स का आता है। फिर एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो वो होगा केवल एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। तो एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बात करते हैं डिजुलेशन ऑफ फर्म और नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर की, नाम है डिजुलेशन ऑफ अ फर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा इसमें वो होता है जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन। डिजुलेशन के टाइम पे जो जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसमें 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और आजकल 6 मार्क्स का भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे एंट्री पूछेंगे जो पहले नॉर्मल एंट्री आती थी, ठीक है, वो आसान थी, बट आज के टाइम पे जो एंट्रीज पूछ रहे हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। तो ये एंट्रीज की बेटा आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे बनवा के देख सकते हैं। ठीक है, आपसे मेरे अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट नहीं बनवाएंगे, क्योंकि कैश अकाउंट बनवाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 6 मार्क्स में अगर ये पूछा जाएगा तो फिर ये 6 मार्क्स में आएगा। बट
तो बेटा इसके बाद अपनी फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो आता है, नाम है डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन। 4 या 6 मार्क्स में देखिए 90% चांसेस यही होते हैं कि इस चैप्टर से जर्नल एंट्री पूछी जाए। ठीक है, बट 10% होता है कि आपसे रिलेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवा के देख लिया जाए। बट अगर ये आता भी है तो बेटा ये मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो इस पे आप ना फोकस करके इस पे आप ज्यादा फोकस करें, जर्नल एंट्रीज पे फोकस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बट इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते हैं और कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बट जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जर्नल एंट्रीज पे। अब बात करते हैं बेटा अपनी बुक नंबर 2, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स की। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर होता है बेटा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। 4 मार्क्स का 100% आएगा बेटा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट 100% आएगा। फिर इसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। देखिए आजकल क्या हो रखा है, जो बेटा कंपनी में ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ठीक है 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक में प्रोराटा आता है। ठीक है, बच्चे क्या प्रोराटा तो अच्छे से कर लेते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। अगर आपको प्रोराटा बहुत अच्छा आता है तो आपको प्रोराटा वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। बट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम फॉरफिटेड, ठीक है, शेयर रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व के 2 केस आपको देते हैं, जिसमें आपको जो है एंट्रीज करनी है शेयर फॉरफिचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने की। तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है। बट जो आएगा उसमें मेरे अकॉर्डिंगली एक पार्ट जरूर होगा फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और प्रीमियम रिसीव नहीं किया, वो वाला केस आपको आना चाहिए। 3+3 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक फॉरफिचर के, ठीक है, और प्रोराटा बेस के फॉरफिचर के भी आ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। केवल फॉरफिचर की एंट्री करनी है तो फॉरफिचर का मतलब 3 एंट्रीज। ठीक है, पहला फॉरफिचर के टाइम पे फॉरफिट किया उस टाइम पे, फिर रीइश्यू की और फिर कैपिटल रिजर्व की। इसके अलावा सबको पता है एज यूजुअल प्रोराटा। ठीक है, प्रोराटा में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले जो केस है वही आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एट पार वाले। क्लियर? तो ये आपका शेयर कैपिटल, इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम टॉपिक्स हैं। बट जब आप बात करते हो इशू ऑफ डिवेंचर्स की, आजकल ठीक है ना, जो सबसे टॉप पे चल रहा है वो इशू ऑफ डिवेंचर ही चल रहा है बेटा, ये मान के चलिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, टॉप पे चल रहा है ये वाला क्वेश्चन आज के टाइम पे बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करना है, जर्नल एंट्रीज टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर? फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है बेटा। ठीक है, और वेटेज है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। ठीक, जर्नल एंट्री 3 मार्क्स और अगर अकाउंट्स बनवाएंगे तो बेटा 4 मार्क्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें 2 पार्ट बेटा। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बनने जा रहा है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स। आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं। पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स और उसके बाद एंट्रीज करनी है बेटा फॉर इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स या प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स वाली एंट्रीज तो बाद में है, वेंडर वाली बात करते हैं, वेंडर वाला। ठीक है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ डिवेंचर पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने आप इशू करोगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स 4 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है। और बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान रखना आता है बेटा जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से पहले, तो वो भी आता है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये आपका सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा अपनी थर्ड बुक की। अब बात करते हैं हम लोग अपनी थर्ड बुक की। थर्ड बुक में न्यूमेरिकल्स के जो है केवल 2 ही चैप्टर है बेटा, एक है रेशियो एनालिसिस और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। राइट, तो रेशियो एनालिसिस में ये जो पहला रेशियो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। बात करें सेकंड रेशियो दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो उसमें बेटा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से
सीखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे ना सीखें, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंगली है। फिर तीसरे टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो में बेटा आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, बट मेरे अकॉर्डिंगली मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की बात करें तो बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जो सबसे लास्ट रेशो है आपका, ठीक है, किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इनमें ये तीन जो रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मेरे हिसाब से और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, इनके ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो तीन नए रेशो ऐड किए गए हैं उनको भी एक बार अच्छे से समझ ले, आसान से रेशो है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको पता है 8 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के तो एमसीक्यू आएंगे और 6 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन आएगा जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो बेसिक बात है, उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये पूछा जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं आता है 6 मार्क्स में, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं आता है, हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए क्या होगा, या तो वो ऑपरेटिंग पूछेंगे आपसे या फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछेंगे 6 मार्क्स में, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, या तो केवल ऑपरेटिंग पूछेंगे 6 मार्क्स में, या फिर ऑपरेटिंग ना पूछ के वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछेंगे। तो चाहे वो इन्वेस्टिंग पूछे, चाहे ऑपरेटिंग पूछे, चाहे फाइनेंसिंग पूछे, आपको 3 एडजस्टमेंट जरूर आनी चाहिए बेटा, ठीक है। एक तो मैंने तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पूछा जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट विद एडजस्टमेंट ऑफ कौन सी, 3 एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स की जो एडजस्टमेंट है 3 केस को तीनों अच्छे से आनी चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए चेंज कर दिए, ऑपरेटिंग ना पूछे, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग पूछ ले, तो भी आपको यही एडजस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में केवल यही एडजस्टमेंट यूज होती है, कोई और एडजस्टमेंट यूज नहीं होती, यही आनी चाहिए, यही बनवा के देखेंगे फिर आपसे, ठीक है। कोई एसेट्स दे रखी होंगी और उसके नीचे सेल्स और विद डेप्रिसिएशन आपको इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, ठीक है। फाइनेंसिंग पूछे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लोन से रिलेटेड होंगी। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, ये 3 एडजस्टमेंट तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारे वो न्यूमेरिकल टॉपिक्स थे बेटा जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक। अगली क्लास में हम लोग थ्योरी के टॉपिक्स भी देखेंगे बेटा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें थ्योरी में स्टडी कर लेनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम। और